नमस्कार दोस्तों। मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक सच्ची क्राइम स्टोरी। ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक थाना है जिसका नाम है सदर बाजार थाना। थाने में एक महिला दौड़कर आती है और पुलिस को बताती है कि मेरा 10 साल का बेटा जो घर से सामान लाने के लिए बाहर गया था, लेकिन वो लौट के नहीं आया। उसका काफ़ी इंतजार करने के बाद, मैं काफ़ी देर से उसको इधर उधर ढूंढने के बाद, सभी उसके यार दोस्तों को पता करने के से भी उसका कुछ नहीं पता लगा, तो मैं पुलिस के पास आई हूँ। कृपया करके आप मेरे बेटे को ढूंढ दिए। पुलिस इस तरह की गुहार लगाती है। पुलिस एक बच्चे का मामला जान करके बहुत ही जल्दी एक्शन में आती है और उसको ढूंढने के लिए टीमें गठित करती है। पुलिस बाजार में जाती है, वहाँ लोगों से पूछताछ करती है और शुभम के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है कि शुभम वही एक 10 साल का लड़का था जो घर से सामान लाने के लिए निकला था। उसके बाद शुभम के रिश्तेदारों से भी पता करने की कोशिश करती है और शुभम के रिश्तेदारों से जब बातचीत करती है पुलिस, तो पुलिस को एक और कहानी का पता लगता है। कहानी में अंजू तिवारी नाम की औरत और उसका बेटा दोनों अकेले रहा करते थे और उसके पति से उनकी अनबन होने की वजह से ये मामला कोर्ट में भी था और पुलिस ने कस्टडी शुभम की उसकी माँ को दी थी और पति को तय समय पर उससे मिलने की और हर खर्च के लिए पैसे देने की बात कही और उन दोनों पति पत्नी का तलाक भी हो जाता है, शुभम के माता पिता का। लेकिन शुभम के जो पिता थे वो अक्सर वहां आया करते थे और जो तय कोर्ट ने कर रखा था कि जिस दिन उससे मिलना होता था उस अपने बेटे को अपने साथ लेकर के घुमाते फिराते और खिलाते पिलाते थे। उसके बाद शाम को वो उसको घर छोड़ करके उनके खर्चा दे करके वो वहां से चले जाते थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस की सुई आकर उसके पिता पे ठहर जाती है। पुलिस ये सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि उसके पिता ही उसको किडनैप करके ले गए हों और अपने पास रखने के लिए। अब पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है। अब पुलिस उसके पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है और उस पर नजर रखने लगती है। पिता उसके व्यवहार पुलिस उसके पिता के व्यवहार पे और उसकी दिनचर्या पे नजर रखती है और मोबाइल लोकेशन से ये पता करने की कोशिश भी करती है कि जिस दिन शुभम गायब हुआ उस दिन उसके पिता कहाँ थे। जब उसकी लोकेशन पता करती है तो पुलिस को पता लगता है कि शुभम के गायब होने वाले दिन पिता कई किलोमीटर दूर थे और वो इस इलाके में नहीं आए थे जहां से उसका बेटा गायब हुआ था। लेकिन पुलिस को शक तो होता है और पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि सीधे तौर पर उसके पिता का उसको गायब करवाने में कोई हाथ ना हो। लेकिन पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और उसके पिता के ऊपर नजर बना के रखती है। पुलिस उसके पिता पे तो नजर रख ही रही थी, लेकिन पुलिस एक एंगल से ये भी सोचती है कि हो ना हो उसकी माँ का भी कोई इसमें हाथ हो सकता है कि कहीं लड़के को उसने गायब करवा दिया हो। अब पुलिस उसकी माँ के ऊपर भी नजर रखना चालू करती है और उसकी माँ के बारे में इंक्वायरी करती है। तो पता लगता है कि शुभम की माँ की शादी उसके पिता से उसके घर वालों की मर्जी से हुआ था, लेकिन दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते थे। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में सोचने वाले थे, इसीलिए रोज लड़ाई झगड़े होती और फिर तलाक तक का सफर दोनों ने तय किया और दोनों का एक दूसरे का तलाक हो गया और उसके बेटे की कस्टडी उसकी माँ को मिली, शुभम की, और पिता को दैनिक भत्ता के रूप में मंथली पैसे देने के लिए कहा गया जब तक वो बालिग ना हो जाए। पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी तो पुलिस को अचानक कुछ और पता लगता है। पुलिस के सामने कुछ ऐसी बात खुल के आती है जिससे पुलिस की जांच का दायरा बदल जाता है और पुलिस को पता लगता है कि उसकी माँ का तलाक होने के बाद उसकी माँ के जीवन में एक बिट्टू नाम का व्यक्ति जो काफ़ी नज़दीक था, काफ़ी उसकी गहरी दोस्ती थी और वो अक्सर शुभम को घुमाने ले जाया करता था। जब पुलिस उसकी माँ से पता करती है तो वो बताती है कि वो मेरा एक फैमिली फ्रेंड है और जिससे हमारी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और वो मेरे सुख दुख का ख्याल रखने वाला व्यक्ति है और बिट्टू भी शुभम के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शुभम को बहुत ही अच्छी तरह से रखता था, उसको चॉकलेट वगैरह खिलाता था, मार्केट में घुमा के लाता था और शुभम की हर जरूरत पूरी करता था। लेकिन पुलिस का ध्यान अब बिट्टू की तरफ चला जाता है। पुलिस को बिट्टू के बारे में ये भी पता लगता है कि बिट्टू उनके घर कुछ ज़्यादा ही आता जाता था, उसकी माँ से कुछ नज़दीक या बढ़ाने की कोशिश करता था और उसकी शुभम की माँ के द्वारा ये भी पता लगा कि बिट्टू ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि उन दोनों का वो ख्याल रखेगा तलाक के बाद।
अब पुलिस का शक बिट्टू की तरफ घूम जाता है। अब बिट्टू की एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। पुलिस ने मुखबिर लगा दिए और उसकी मोबाइल लोकेशन और उसके व्यवहार, उसकी दिनचर्या के बारे में पुलिस उसकी जानकारी जुटाने लगती है। बिट्टू के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही थी, अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ कर रही थी। तो पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता लगता है कि बिट्टू कई दिनों से बड़ा गुमसुम और डरा हुआ सा रहता है। जिस दिन से बच्चा गायब हुआ है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। इस परिवर्तन की वजह आखिर क्या थी, पुलिस इसी बात का पता करने में लग जाती है। क्या ये कहीं ये अपराध बोध तो नहीं था कि उसको अपराध करने के बाद डर लग रहा हो, इसलिए वो डरा रह रहा हो। बच्चे को गायब करने में उसी का हाथ हो, कहीं पुलिस उसको ना पकड़ ले, इस वजह से डर रहा हो। ये कई तरह के सवाल थे जो पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे। पुलिस उन्हीं सवालों की तलाश में अब पुलिस एक फैसला करती है, क्यों ना बिट्टू को बुला करके थाने में पूछताछ की जाए। बिट्टू को बुलाया जाता है और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में बैठाया जाता है। बिट्टू से पूछताछ की जाती है। कई दौर की बातचीत चलती है। पुलिस अपने सवालों का दायरा बढ़ा के रखती है, लेकिन बिट्टू बहुत चालाक था। वो सोचता था कि पुलिस एक अनौपचारिकता पूरी कर रही है और वो सवालों का जवाब घुमा फिरा कर देने लगा। और पुलिस के खिलाफ उसके के लिए कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास उसके खिलाफ, और इसी का फ़ायदा उठाना था। लेकिन पुलिस ने एक बात बड़ी विश्वास के साथ उसके सामने रखी। पुलिस ने कहा कि जिस दिन से शुभम गायब हुआ है उस दिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उसके साथ ही थी और उसके साथ ही रहते हुए तुमने उसको गायब किया है। जब पुलिस ये बात रखती है तो उसको विश्वास हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को सब बात पता लगी हो और बाद में उसकी मुश्किलें बढ़ जाए, जिसके चलते वो पुलिस को सामने टूटने लगता है और पुलिस को बताता है कि आपको जब सब पता ही लग गया है तो चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और वो पुलिस को वहाँ से एक नदी किनारे ले जाता है और उस किनारे की तरफ इशारा करता है और बताता है कि यहाँ कुछ दबा है। तो पुलिस उस जगह को खोदती है तो पुलिस को एक सड़ी गली लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो पुलिस ने उसकी माँ को बुलाया लाश की पहचान करवाने के लिए। शुभम की माँ जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो लाश को देख के ही पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो मेरा बेटा शुभम ही है। पुलिस को इस बात का पता लग जाता है और शुभम की लाश मिल जाती है, जो कई दिनों से गायब था। उसकी लाश सड़ी गली अवस्था में मिलती है। पुलिस उस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस बिट्टू को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को बताता है कि जो इसकी माँ थी शुभम की, वो अंजू जो शुभम की माँ थी उसके बारे में पता लगता है और बताता है पुलिस को कि मैं अंजू से प्यार करता था। वो मेरे ही मोहल्ले में रहती थी और मैं उसको बहुत चाहता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन अंजू के परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी और उसकी शादी वो किसी और व्यक्ति से कर देते हैं और उससे उसका मन टूट जाता है और वो भी अपने रास्ते चलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में ही जब उसके पति पत्नी के आपस में झगड़े बढ़ने लगते हैं तो उसकी आशा की किरण दोबारा जाग जाती है और फिर वो आस करने लगता है कि इन दोनों का तलाक हो जाएगा और तलाक हो जाने के बाद में मुझसे शादी कर लेगी। इसी आस में वो इंतजार करने लगता है, अपनी शादी भी नहीं करता है। अब उससे शादी करने के लिए उनसे वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है, क्योंकि उस दोनों मियाँ बीवी का तलाक हो चुका था और इसी बात का उसको पता लग जाता है। तो वह अंजू के घर आना जाना जारी करता है और उसके बेटे से दोस्ती कर लेता है और उससे भी भावनात्मक लगाव बढ़ाने की कोशिश अंजू को वो कई बार प्रपोज कर चुका था, शादी के लिए मनाने की कोशिश करता था। वो कहता था कि अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारे इंतजार में काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अंजू का हर बार जवाब यही होता था कि वो अपने बेटे के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करेगी और अपने बेटे के साथ ही जिएगी। अब उसकी ज़िंदगी में उसके बेटे शुभम के अलावा कोई नहीं आ सकता। इसके चलते ही उसको शुभम से घृणा होने लगी और वो सोचने लगा कि शुभम को ही रास्ते से हटा दिया जाए और इसको अकेला कर दिया जाए तो शायद वो शादी कर लेगी, क्योंकि उसको शुभम के बाद किसी सहारे की जरूरत होगी और मैं ही वो सहारा बन जाऊंगा जिससे वो मेरे से शादी कर लेगी। और इसी बात के चलते वो शुभम को एक दिन घुमाने के लिए नदी किनारे ले जाता है। नदी किनारे ले जा करके उसका गला घोट करके हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में उसकी बॉडी को वहीं दफना देता है।
और दफनाने के बाद में वो आप वापस अपने घर आ जाता है और अपनी दिनचर्या को उसी तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर था कि पुलिस को शायद इस बात का पता लग जाए और वो कहीं पकड़ा ना जाए। इसके चलते उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उस डरा डरा सा रहने लगा। और इसी बात को पुलिस ने नोटिस करके उसको पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान वो पुलिस के सामने टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को जुर्म करने की सारी वारदात बताता है कि उसकी माँ से शादी करने के लिए ही उसने शुभम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान किया। यही थी आज की कहानी। इसी के चलते वो एक 10 साल के नादान बच्चे को मार डालता है कि उसकी माँ उससे शादी कर लेगी और पति पत्नी की कलह की वजह से ही उसकी उम्मीद जगती है। इसलिए परिवार को एक साथ एकजुट और एक दूसरे पे विश्वास करके रहना चाहिए, इसलिए किसी तीसरे आदमी का उनके परिवार की नजर ना पड़े। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, कल ठीक इसी समय। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप सुनते रहिए इस तरह की नई कहानियाँ और हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की लगातार कहानियाँ, क्राइम सीरीज की सच्ची घटनाएं मिलती रहेंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।